Lecture 14 of the contract law में we will discuss the topic the legality of the consideration and the object and the void agreements. In the contract law, the legality of the considerations and the object is fundamental to the validity of the contract law. अगर किसी भी contract में considerations and object immoral, illegal and against the law हो then वो contract void हो जाता है and उसका कोई भी legal effect नहीं माना जाता. Let's be started from the meaning of the legality of the considerations and the object, and after that we will discuss how the agreements become void. Let's be started. Students, before we discuss this topic in detail, we will discuss some important terms like the considerations and the object of the contract. Consideration is something of the value given and promised by the one party to the another in the exchange of the promise and performance. It can be in the form of the money, goods and services, and sometimes in the form of the promise to do and not to do something. Consideration is an essential for a valid contract, except in the exceptions like a gift. What is object of the contract? Object का मतलब है purpose and reasons. जिसके लिए पार्टीज कंट्रैक्ट कर रही हैं, मीन्स पार्टीज कंट्रैक्ट बनाकर क्या अचीव करना चाहती हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक शॉपकीपर से कंट्रैक्ट करती हूँ कि मुझे एक बुक खरीदनी है ₹1500 में, तो मेरा ऑब्जेक्ट है बुक लेना और शॉपकीपर का ऑब्जेक्ट है पैसे लेना. ये दोनों लॉफुल है और डिफाइनेट भी है. अब स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर कंट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट गलत और रॉन्ग हो जाए, जैसे कि कोई स्मगलिंग करने का कंट्रैक्ट करे, तो क्या होगा? मुझे कमेंट कर इसका आंसर बताना. नेक्स्ट वी विल सी दैट व्हाट इज द लीगैलिटी ऑफ द कंसीडरेशंस एंड द ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दीज टू थिंग्स दैट अगर किसी भी कंट्रैक्ट में उसका ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन अनलॉफुल है तो वो कंट्रैक्ट वॉइड होगा. नाउ सी व्हाट इज द लीगल कंसीडरेशन. कंसीडरेशन का मतलब है कि जो एक्सचेंज हो रहा है, लाइक मनी, गुड्स, सर्विसेज, ये हमेशा लीगल होने चाहिए. अगर किसी क्राइम, फ्रॉड एंड इलीगल काम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. जहाँ फिर हम किसी मीन्स गलत काम करने के लिए अपने कोई सर्विसेज दे रहे हैं या फिर अपने कोई गुड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब इलीगल होंगे एंड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं होंगे. सेकंड इज़ लीगल ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना ज़रूरी है. अगर ऑब्जेक्ट इलीगल या मोरल है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माने जाते हैं. मीन्स अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है. फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट रॉबरी करने का जहां ऑब्जेक्ट इलीगल है, मीन्स जो रॉबरी से पैसा आएगा या फिर रॉबरी करना है वो इलीगल है. एंड ऑन द अदर साइड एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि बैंड किए गए ड्रग्स को बेचने के लिए बनाया गया है, जहां कंसीडरेशन इलीगल है, तो इन दोनों ही सिचुएशंस में एग्रीमेंट वॉइड होंगे. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज़ वॉइड एग्रीमेंट. वॉइड एग्रीमेंट मतलब ऐसे एग्रीमेंट जिसका लॉ के सामने कोई लीगल वैल्यू नहीं है. मतलब ऐसे एग्रीमेंट जो शुरू से ही लॉ की नज़र में जीरो हैं, जो कि कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल नहीं होंगे. ऐसे एग्रीमेंट्स कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते. सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एग्रीमेंट कौन कौन से ग्राउंड पर वॉइड हो जाते हैं. सबसे पहला ग्राउंड है अगर एग्रीमेंट की कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इलीगल हो. कंसीडरेशन मतलब जो एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कि पैसे, गुड्स एंड सर्विसेज. एंड ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है. अगर दोनों में से कोई भी लॉ के अगेंस्ट है तो एग्रीमेंट वॉइड होगा. मीन्स कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट दोनों या फिर दोनों में से कोई भी लॉ के अगेंस्ट है, मीन्स इलीगल है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे. फॉर एग्जांपल कंट्रैक्ट टू स्मगल द गुड्स. सेकंड, कंट्रैक्ट टू सेल द बैंड ड्रग्स. थर्ड, कंट्रैक्ट टू कमिट द क्राइम्स, किसी को मारने का कंट्रैक्ट करना. मर्डर, जैसे कि ऑलरेडी ही वो एक क्राइम है, तो ऐसे किसी क्राइम को करने का कंट्रैक्ट भी वॉइड होगा. नेक्स्ट एग्जांपल इज कंट्रैक्ट टू रोब अ बैंक. बैंक को लूटने का कंट्रैक्ट करना, जो कि वॉइड होगा. सो स्टूडेंट्स, आप
अब आप बताओ, अगर एक पर्सन कंट्रैक्ट करे कि वो दूसरे की हेल्प करेगा टैक्स इवेड करने में, मीन्स टैक्स को छिपाने में, और उसके एक्सचेंज में मैं पैसे लूँगा, तो क्या यह कंट्रैक्ट वैलिड होगा या फिर वॉइड होगा? तो आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। सेकंड ग्राउंड जिस जिस पर एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, दैट ग्राउंड इज स्टूडेंट, अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन ही ना हो तो क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में लॉ कहता है कि जो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होते हैं ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है, जहां अगर कंसिडरेशन किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन ना भी हो फिर भी वो एग्रीमेंट वैलिड ही रहते हैं। ये एक्सेप्शंस सेक्शन 25 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स में दी गई हैं। नाउ लेट्स वी सी दीज एक्सेप्शन। फर्स्ट एक्सेप्शन इज नेचुरल लव्स एंड अफेक्शन। अगर क्लोज रिलेटिव लाइक हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स चिल्ड्रंस एक रिटर्न रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाए बिना किसी कंसिडरेशन के, तो एग्रीमेंट वैलिड ही माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फादर promises to give the property to his son out of the love and affection, जो कि विदाउट कंसिडरेशन होते बट फिर भी वैलिड माने जाते हैं। सेकंड इज गिफ्ट्स। कंप्लीटेड गिफ्ट्स आर वैलिड ऑलवेज, चाहे उसमें कोई कंसिडरेशन हो या फिर ना हो। स्टूडेंट्स, गिफ्ट का मतलब है कि किसी भी चीज को अपनी इच्छा से वॉलंटरली और विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर करना किसी दूसरे पर्सन को, जो कि पैसे, प्रॉपर्टी एंड कुछ भी हो सकते हैं, और वो दूसरा पर्सन उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है जब गिफ्ट कंप्लीट हो जाता है। लाइक जैसे कि ट्रांसफेरर ने ट्रांसफर कर दिया है गिफ्ट को और ट्रांसफरी ने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया है, तब वो वैलिड माना जाता है। बट लॉ कहता है कि अगर एक गिफ्ट वॉलंटरली फ्री कंसेंट के साथ और कंप्लीट ट्रांसफर के थ्रू दिया गया है तो उसे इन्फोर्स किया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। लेकिन अगर गिफ्ट सिर्फ एक प्रॉमिस है और फ्यूचर में देने का वादा है और वो कंप्लीट नहीं हुआ तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। मतलब जो गिफ्ट कंप्लीटेड है वो वैलिड होगा, एंड जिस गिफ्ट को देने का प्रॉमिस किया गया है फ्यूचर में वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल रमेश ने अपना मोबाइल फ़ोन अपने दोस्त सुरेश को गिफ्ट कर दिया, सुरेश ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, ये गिफ्ट कंप्लीट हो गया, तो यह एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाता है, चाहे कि कंसिडरेशन हो या फिर ना हो। जैसे कि हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसी सिचुएशन में। रमेश ने प्रॉमिस किया कि वो अगले साल अपना मोबाइल सुरेश को गिफ्ट करेगा। अगर बाद में रमेश मोबाइल को ना दे तो सुरेश उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक फ्यूचर प्रॉमिस था, कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं था। सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर कि गिफ्ट्स के लिए कंसेंट फ्री होना चाहिए और ट्रांसफर को इसे एक्सेप्ट करना भी मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट थर्ड एक्सेप्शन इज पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। अगर कोई पर्सन किसी के लिए वॉलंटरली मीन्स अपनी इच्छा से काम करता है और बाद में वो पर्सन उसके लिए कुछ देने का प्रॉमिस करते हैं, मीन्स उसने जो काम किया उसके बदले में कुछ देने का प्रॉमिस करता है, तो वो एग्रीमेंट वैलिड हो सकते हैं। फोर्थ एक्सेप्शन इज प्रॉमिस टू पे द टाइम बेयर डेप्ट। अगर किसी ने रिटर्न में साइन करके कोई अपना पुराना टाइम बेयर डेप्ट देने का प्रॉमिस करता है तो वो भी वैलिड एग्रीमेंट ही होगा। सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाते हैं, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस के अंडर एग्रीमेंट वैलिड भी हो सकते हैं, दैट्स आर गिवन अंडर द सेक्शन 25 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नाउ वी विल सी द थर्ड ग्राउंड on the basis of which the agreements are become void. That ground is agreement made without the free consent. Consent तभी फ्री माना जाएगा जब वो कॉर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक के इफेक्ट से फ्री हो। अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो एग्रीमेंट वॉइड नहीं बल्कि वॉइडेबल होता है। मतलब जिसका कंसेंट फ्री नहीं था उस पार्टी के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे या फिर कंटिन्यू रखे। फॉर एग्जाम्पल, एक गार्जियन अपने वोट को प्रेशराइज करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, दैट इज कवर्ड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, ड्यू टू विच कंसेंट obtained in any contract is voidable. सेकंड एग्जाम्पल है कि कोई एक पर्सन को धमकी देकर कंट्रैक्ट साइन करवाता है जो कि कॉरिजन के अंडर इन्वॉल्व होता है। जिस कंट्रैक्ट में कंसेंट कॉरिजन के थ्रू ऑब्टेन करी जाती है ऐसे कंट्रैक्ट वॉइड माने जाते हैं एंड कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल नहीं होते, बट दे आर इन्फोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शंस ऑफ द अग्रीड पार्टी। थर्ड इज फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे कंट्रैक्ट बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, इन ऑल दी सिचुएशंस गिवन इन द एग्जांपल्स कंसेंट इज नॉट फ्री एंड दीज मेक्स द कंट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी। सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी कंट्रैक्ट में फ्री कंसेंट नहीं है तो वो कंट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाते हैं, नो एंड नॉट अ वॉइड कंट्रैक्ट। फोर्थ ग्राउंड इज एग्रीमेंट विद सर्टेन और इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट। मतलब अगर एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट अनसर्टेन, अनक्लियर हो या फिर इम्पॉसिबल
टू परफॉर्म हो तो लॉ कहता है ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम देखते हैं कि पहले हम एग्जांपल देखते हैं अनसर्टेन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स मैं तुम्हें कुछ सेल करूंगा ₹10,000 में, पर ये क्लियर नहीं कि कुछ क्या है, कि वो क्या सेल करेगा, मतलब मैं तुम्हें क्या सेल करूंगा वो ही क्लियर नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड हो जाते हैं ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड एग्जांपल इज रिलेटेड टू द इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हें चांद ला के दूंगा। जैसे कि स्टूडेंट्स, जैसे हमने बहुत ही बार सुना है, इजीली सुनने को मिलता है कि लोग प्यार में कह देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाते हैं क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट की एक और सिचुएशन देखते हैं, दैट इज द पास्ट इम्पॉसिबल। मीन्स किसी पास्ट सिचुएशन को लेकर कोई कंट्रैक्ट करना जो कि ऑलरेडी इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैं तुम्हें 1947 का लाल किला बेच दूंगा जो कि ऑलरेडी इम्पॉसिबल है, तो ऐसे कंट्रैक्ट भी वॉइड हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आप बताओ, अगर एक पर्सन कंट्रैक्ट करे कि वो दूसरे को कोई इमेजिनरी एनिमल बेचेगा, तो यह कंट्रैक्ट वैलिड होगा या फिर वॉइड? तो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। फिफ्थ ग्राउंड इज एग्रीमेंट डिक्लेयर वॉइड बाय द लॉ। जिन एग्रीमेंट को लॉ खुद एक्सप्रेस टर्म्स में वॉइड डिक्लेयर करता है, जो सेक्शन 26 to 30 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं। फर्स्ट इज एग्रीमेंट इन द रिस्ट्रेन ऑफ द मैरिज अंडर सेक्शन 26, मतलब किसी भी पर्सन को शादी मैरिज करने से रोकना, तो ये ऐसे एग्रीमेंट वॉइड हो जाते हैं क्योंकि किसी पर्सन का मैरिज करना उसका एक फंडामेंटल राइट है, एज राइट टू लिव विद द डिग्निटी। फॉर एग्जाम्पल अ कंट्रैक्ट नॉट टू मैरी थ्रू आउट लाइफ और नॉट टू मैरी अ पार्टिकुलर पर्सन, तो ऐसा कंट्रैक्ट वॉइड होते हैं। सेकंड, एग्रीमेंट इन द रिस्ट्रेन ऑफ द ट्रेड सेक्शन, दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 27। इसमें कहा गया है कि किसी को अपना बिजनेस ट्रेड करने से रोकने वाला एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जैसे पार्टनरशिप resolution and sales of goodwill में। Agreement in the restraint of third is agreement in the restraint of the legal proceedings, that is defined under section 28। किसी पर्सन को कोर्ट में केस फाइल करने का राइट रिस्ट्रिक्ट करना, मीन्स किसी पर्सन के पास कोर्ट में केस फाइल करने का राइट है, बट जिसके अगेंस्ट उसने केस फाइल करना है वो पर्सन उसको धमकाता है, रोकता है केस को फाइल करने से, एंड उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर तू कोर्ट में केस फाइल नहीं करेगा तो मैं तेरे लिए ऐसा ऐसा करूँगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की एग्रीमेंट दैट वन पार्टी विल नेवर सू दी अदर, कि कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कभी भी लाइफ टाइम में सू नहीं करेगा कोर्ट में, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। नेक्स्ट इज वेगरिंग एग्रीमेंट, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 30, मीन्स बैटिंग गैम्बलिंग कंट्रैक्ट, जो कि पर्सन गैम्बलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, कंट्रैक्ट बनाते हैं या फिर बैटिंग में, तो ऐसे एग्रीमेंट्स एंड कंट्रैक्ट्स वॉइड माने जाते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अप टू हियर जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं समझ आ गए होंगे। आपको और क्लैरिटी देने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज कंट्रैक्ट टू सेल इलीगल ड्रग्स, जैसे कि इस कंट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट ही इलीगल है तो ऐसा कंट्रैक्ट भी वॉइड होगा। सो स्टूडेंट्स इसी तरह मैंने कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, आपको देखो और रीड कर लो। ये सारे एग्जांपल्स इजी हैं, समझ आ जाएंगे आपको, as we have already discussed। Next we will discuss that what is the effect of the void agreement। स्टूडेंट किसी भी void agreement का कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये अभी कंट्रैक्ट नहीं बने, एज दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, एंड इनसे रिलेटेड कोई भी डैमेजेस एंड रेमेडीज आप क्लेम नहीं कर सकते। कोर्ट इसको इन्फोर्स नहीं करेगा क्योंकि void agreement के रिगार्डिंग लॉ प्रोटेक्शन नहीं देता। नाउ लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन द void एंड voidable agreements। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब है ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से ही लॉ की नज़र में जीरो होता है, इसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता और इसे कभी भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल की बेसिस पर हम देखते हैं कि एक एग्रीमेंट इलीगल ऑब्जेक्ट या इलीगल कंसिडरेशन पर बेस्ड है, जैसे कंट्रैक्ट टू कमिट मर्डर एंड कंट्रैक्ट टू सेल बैन ड्रग्स, तो वो शुरू से ही वॉइड होता है। ऑन दी अदर साइड वॉइडेबल एग्रीमेंट शुरू में वैलिड होते हैं, लेकिन उसमें एक पार्टी को ऑप्शन मिलता है कि वो उसे कैंसिल करे या फिर कंटिन्यू करे, मतलब वो इन्फोर्सेबल है जब तक जिसका कंसेंट फ्री नहीं था वो उसे कैंसिल ना करे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंट्रैक्ट कोरिजन फ्रॉड एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर बनाया गया है तो वो वॉइडेबल होगा। इन सिंपल लैंग्वेज फॉर स्टूडेंट्स, आई वॉइड एग्रीमेंट कभी इन्फोर्सेबल नहीं होते। ऑन दी अदर साइड वॉइडेबल एग्रीमेंट तब तक इन्फोर्सेबल होते हैं जब तक अग्रीड पार्टी उसे रिसेंड मीन्स कैंसिल ना कर दे। नेक्स्ट वी विल सी द रेलिवेंट सेक्शंस अंडर द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट। स्टूडेंट्स आपको बेयर एक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए, सो लेट्स
सी हेयर कि जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किए हैं कि लाइक लॉफुल कंसिडरेशंस, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स, वॉइड एग्रीमेंट्स, उनकी इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के अंडर कौन सी प्रोविजंस एंड सेक्शंस में कवर हैं। सेक्शन 10 दैट इज डील्स विद द लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, सेक्शन 23 that is deals with the lawful and unlawful consideration object, section 24 that is deals with the agreement with unlawful consideration and object that's are void, section 25 that deals with the agreement without consideration void, इसमें इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं जहां कंसिडरेशंस के विदाउट एग्रीमेंट भी वैलिड हो सकते हैं, वॉइडेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 26 to 30 एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग मैरिज ट्रेड लीगल प्रोसीडिंग्स वॉइड, मीन्स सेक्शन 26 to 30 कवर करते हैं ये सारे एग्रीमेंट्स। तो एग्रीमेंट्स ऑलवेज वॉइड होते हैं जिनको लॉ रिस्ट्रिक्ट करता है, ऑलवेज बैन किए जाते हैं जो लॉ के खुद द्वारा खुद ही। नेक्स्ट वी विल सी दी पब्लिक पॉलिसी। स्टूडेंट्स आप सबको याद रखना होगा कि कोर्ट में ऑलवेज ऐसी एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करा जाता है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉन्ट्रैक्ट या प्रोस्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माने जाते हैं ऑलवेज एंड कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल नहीं होती। इसका मतलब है कि लॉ ऑलवेज फेयरनेस, जस्टिस एंड सोसाइटी के वेलफेयर को प्रोटेक्ट करता है। सो स्टूडेंट्स आई होप you have understood overall the concept of the lawful consideration and object of the agreement or a contract and what are the void agreements. Now we will conclude it here. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई इलीगल, इमोरल, इम्पॉसिबल एंड पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर वॉइड एग्रीमेंट शुरू से ही जीरो होते हैं और कोर्ट कभी इन्फोर्स नहीं करती। सो स्टूडेंट्स मैं आपसे एक ना क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप उसका मुझे आंसर करना कमेंट बॉक्स में कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट की जानबूझकर उसका ट्रीटमेंट नहीं करेगा एंड जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में चली जाएगी, फिर कोई पर्सन डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे कि वो अपने पेशेंट की जानबूझकर जान ले लेगा एंड उसको कोई पॉइजन का इंजेक्शन लगा देगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट स्टूडेंट किस कैटेगरी में आएंगे, वॉइडेबल और वैलिड contract. So please do tell me in a comment box and stay connected to my channel and please मेरे चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलना। For any doubts please DM me on my Instagram channel. Thank you so much.